नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आरएस की इंटरव्यू की डेट आने वाली है बहुत जल्द। तो जो भी आरएस इंटरव्यू के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमने एक खास मुहिम शुरू की है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी चर्चा में हैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से, और तो उन टॉपिक्स के बारे में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके हम लोग डेली 15 से 20 मिनट का एक टॉपिक बनाएंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है दोस्तों डीएनए साक्ष्य। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि जो डीएनए के थ्रू जो डीएनए टेस्टिंग होती है तो किस तरह से उसको साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, डीएनए होता क्या है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो एक सामान्य अभ्यर्थी को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है डीएनए साक्ष्य। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है ना। सबसे पहली बात तो क्या है कि भैया ये न्यूज़ में अभी क्यों है डीएनए साक्ष्य। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में क्या था, एक केस था कट्टा वेलई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, एक केस था कट्टा वेलई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य। तो उस मामले में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपराधिक मामलों में या आपराधिक जांच में डीएनए साक्ष्य की विश्वसनीयता, यानी कि ये कितना विश्वसनीय है या नहीं है, कैसे होगा, कब इसको विश्वसनीय माना जाएगा, कब इसको संदेह के घेरे में माना जाएगा, इसके लिए क्या है उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या इससे पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए साक्ष्य को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो हम ये खबर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये समाचार में है, न्यूज में है। अब चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। चलो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए होता क्या है, वो कहाँ होता है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि मनुष्य में डीएनए पाया जाता है और जितने भी जीव और दूसरे जीव होते हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है। तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, डीएनए तो ये होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये इसकी संरचना होती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं डबल हेलिक्स संरचना। क्या बोलते हैं इस संरचना को, डबल हेलिक्स संरचना। आइए पढ़ते हैं, नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म भी बाई चांस आपको पूछ ले इंटरव्यू में तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा, डीएनए वह अणु है जो किसी भी जीव के विकास और क्रियाशीलता के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी को धारण करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, सेल से। सेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका। किससे बना हुआ होता है, कोशिका। अगर हम और इसके डीप में जाएंगे तो जो मानव की कोशिका होती है उसके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पूरा का पूरा 100% डीएनए इसमें पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो डीएनए का पार्ट होता है वो हमारी कोशिका का एक और भाग होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यानी इसको दूसरा नाम क्या है इसका, इसका नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो कुछ भाग जो होता है डीएनए का वो कहाँ पर पाया जाता है, कुछ जो डीएनए होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और कुछ जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका के। ठीक है, अब बहुत सारी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है, लेकिन अगर आप किसी भी कोशिका को उठाएंगे तो वहां पे क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इस डीएनए की संरचना। ठीक है, तो डीएनए क्या होती है, दो जुड़े हुए स्ट्रैंड्स से बना होता है। ये दो जुड़े हुए स्ट्रैंड्स है, ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं ये, इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। ठीक है, इसको
ये फास्फेट के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? फास्फेट के बने हुए होते हैं, और इनको बोलते हैं फास्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं इनको? फास्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। चलिए और देख लेते हैं। ये आपस में घूमकर डबल हेलिक्स का स्वरूप ले लेते हैं। ये जो होते हैं ये सीधे सीधे नहीं होते हैं। अगर सीधे सीधे होते तो ये इस तरह से होते, देखो ये इस तरह से होते हैं। ये जो है ये वाले, ठीक है। लेकिन ये सीधे नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? घूमे हुए होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो आपस में घूमकर डबल हेलिक्स संरचना, क्योंकि इसके अंदर दो हैं, इस तरह से दो घूम रहे हैं, तो इसको डबल हेलिक्स संरचना बोलते हैं। फिर है न्यूक्लियर डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, जबकि थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर है डीएनए विरासत, प्रोटीन कोडिंग और जीवन और उसकी प्रक्रियाओं के लिए निर्देश देने में आवश्यक होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डीएनए होता है वो हमारी जो आनुवंशिक जानकारी होती है, उसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, शरीर में, तो उन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीएनए जिम्मेदार होता है। आप देखते होंगे कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है, उसको बोलते हैं चय अपचय, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे। और ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, ये किस पे निर्भर करती है? डीएनए पे। चलिए, आपने देखा होगा अगर किसी के माँ बाप मोटे हैं तो सामान्यतः पाया जाता है कि उनके बच्चे भी मोटे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप का ही जो डीएनए होता है वो उनके बच्चों में आता है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की खोज कब हुई थी। तो 1800 के दशक के अंत में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मीसर। आप बोलोगे यार ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। हमने तो नाम सुना है वाटसन और क्रिक का, है ना। डीएनए के बारे में जब भी आप नाम सुनते हैं तो ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों डीएनए की खोज इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है, ठीक है, डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है, उसकी खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी 1953 में, यानी कि इस खोज के लगभग 150 साल बाद। यानी खोज तो 150 साल पहले ही हो गई थी डीएनए की, लेकिन वाटसन, पूरा नाम क्या था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। डीएनए की संरचना इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैविक जानकारी आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। ये जो डीएनए होता है यही हमारी आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। चलिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब मैंने आपको बताया संरचना के बारे में, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। डीएनए का आकार एक ट्विस्टेड लेडर। देखो मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल लेडर होता है, ऐसा ऐसा आपने घरों में भी सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। अगर इसी को हम क्या कर दें? ट्विस्ट कर दें। क्या कर दें हम लोग? इसको ट्विस्ट कर दें। तो इसी पे डिपेंड करता है कि ये ट्विस्टेड संरचना बनेगी। और कितना डिग्री पे ट्विस्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है कि वो ए टाइप का, बी टाइप का, जेड टाइप का, किस टाइप का डीएनए होगा। उतना डीप में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहली बात तो पिछली इमेज में आपको बताना भूल गया कि ये तो हो गई इसकी फॉस्फेट बैकबोन। उसके अलावा इसके अंदर 4 वो होते हैं बंध, रासायनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक बंध होते हैं। आपने नाम भी सुने होंगे। 4 चीज़ें होती हैं। देखो, एक होता है एडिनिन। क्या होता है? एक होता है एडिनिन, एक होता है थायमिन, दूसरा क्या होता है? थायमिन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है गुआनिन। ठीक है, तो ये 4 जो हैं वो आपस में बंध के द्वारा, यानी कि बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एक होता है गुआनिन। अब कौन कौन आपस में जुड़ा रहता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन आपस में जुड़ा रहता है। तो जो थायमिन होता है वो तो एडिनिन से जुड़ा हुआ रहता है, और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो इस तरह से,
इस तरह से इनकी संरचना होती है। ये आप कलर में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये आपस में ये जो डबल हेलिक्स संरचना बनती है इसको पकड़ के रखते हैं किस तरह से, बंध के द्वारा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके 4 अवयव होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये भी आपको पता होने चाहिए, पूछा जा सकता है। हालांकि इतना डीप में जाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ये चीज़ें बढ़िया से वहाँ पे आंसर देते हैं तो इससे, क्योंकि मैक्सिमम कई स्टूडेंट हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो इन चीज़ों में वो कभी कभी क्या है, डीप में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हो गया। ये ट्विस्टेड लेडर होता है, इसको डबल हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैट्स होते हैं। एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं? देखो, अगर ये इस तरह से होते तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते, लेकिन ये होते कैसे हैं? इस तरह से होते हैं। यानी कि क्या होते हैं ये होते हैं, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, पैरेलल का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, फिर है ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। और ये आपस में जो हैं, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए रहते हैं? ये बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं और इस तरह से डबल बॉन्ड इनके बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, और ये एटी और सीजी नियम का पालन करते हैं, यानी एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से और गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। चलिए, यहाँ तक चीज़ें मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होंगी। मानव डीएनए में लगभग कितने बेस होते हैं? कितने? ये जो क्षारीय बंध होते हैं तो लगभग 3 बिलियन होते हैं। और 99% जो डीएनए होता है मनुष्यों का, सभी लोगों का, वो क्या होता है दोस्तों? समान होता है। आपने एक मानव जीनोम परियोजना का नाम सुना होगा, जिसके तहत सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जो है मानव का जीनोम तैयार किया गया और उसमें पाया गया कि 99% जो डीएनए होता है वो सभी मनुष्यों का समान होता है। तो इससे जो नस्लीय भेदभाव है उस चीज़ को भी क्या हो गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% जो डीएनए है वो प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है? बराबर होता है। जो बाकी का 1% होता है उसी में अंतर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा अब मैंने आपको बताया कि डीएनए, आपको ये भी पूछा कि भाई शरीर में डीएनए होता कहाँ है, शरीर के कौन से पार्ट में डीएनए होता है, ये भी सवाल बनता है। तो क्या बताओगे आप? अधिकांश जो डीएनए होता है वो कोशिका के नाभिक में होता है। ठीक है, जो क्या करता है? नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नाभिक क्या होता है आपको पता है? जो हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका का जो नाभिक होता है, ये इस कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी होता है। ठीक है, तो नियंत्रण केंद्र के रूप में चय अपचय, अभी मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन, ये 2 चीज़ें कंट्रोल होती है। देखो, ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये क्या है? नाभिक है। इस तरह के क्रोमोसोम, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ये इस तरह की संरचना होती है। अगर इसको आप डीप में जाओगे तो ये देखो, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको और हम अगर जूम करेंगे तब हमें जाके क्या दिखेगा? डीएनए दिखेगा। यानी ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये छोटे होते होते देखो इस तरह से इसके पार्ट में यहाँ पे आ गई। ये कहाँ पर होता है? कोशिका में होता है। तो गुणसूत्रों में जो है वो किस प्रकार से डीएनए रहता है, ये सारी आप संरचना यहाँ से आप देख सकते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होती है गुणसूत्र की। ठीक है, और जो आपको पता है 23वां जोड़ा होता है वो ही हमारे क्या होता है? लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा अगर एक्स है तो क्या बनेगा? क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। और अगर XY है तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। आप RS की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बड़ी सामान्य सी बात है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे A DNA हो गया, B DNA हो गया, Z DNA हो गया। आपको खाली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये अलग अलग टाइप के डीएनए कौन से होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, उसके बाद डीएनए के काम क्या होते हैं? अभी हम लोग मुद्दे पे आने वाले हैं, बस 2 मिनट और। ठीक है, डीएनए में किसी भी जीव के विकास, उसके जीवन यापन और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश होते हैं। यानी डीएनए, मैंने अभी आपको बताया हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। ठीक है, और हमारा जो प्रजनन संबंधी क्रियाएं क्या होंगी, कैसे होंगी, इन सब का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए कहाँ पे होता है? कोशिका में होता है। कोशिका में भी कहाँ होता है? मैक्सिमम पार्ट नाभिक में होता है और कुछ भाग कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब है डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं उनको संदेशों में बदला जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषित होते हैं जो अधिकांश कोशिका कार्यों को संपन्न करते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो कि डीएनए क्या करता है? दिशा निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, कोशिका में जो जो
प्रक्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर। आपको पता है कि जो हमारी ऊर्जा का निर्माण भी कहाँ होता है, कोशिका में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे मैक्सिमम जो ऊर्जा का निर्माण है वो होता है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे कि भाई ये जो न्यूज है डीएनए को एविडेंस के रूप में माना जाए कि नहीं माना जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि डीएनए को साक्ष्य के रूप में माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है, तो देखते हैं। डीएनए साक्ष्य वह जैविक सामग्री है जिसे आपराधिक जांच में व्यक्तियों की पहचान के लिए विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, तो सैंपल लिए जाते हैं डीएनए में और डीएनए के सैंपलों की जांच होती है और उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित है या नहीं है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, एक सीआईडी कार्यक्रम आता है, उसमें भी देखा होगा किस तरह से वो लोग सैंपल लेते हैं, है ना। उंगलियों के जो निशान होते हैं वो लेते हैं, और भी चीज़ें जैसे ब्लड का अगर कोई बूंद होती है तो वहाँ से भी सैंपल लेते हैं। तो अलग अलग टाइप से डीएनए की सैंपलिंग की जाती है और उसके बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है और कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है या नहीं है उसकी जांच की जाती है। डीएनए साक्ष्य तब विश्वसनीय माना जाता है जब इसको सख्त वैज्ञानिक प्रोटोकॉल, जब भी डीएनए का सैंपलिंग होती है या जांच होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ होता है प्रॉपरली। उसमें टाइमिंग होता है कि कब आपको डीएनए का साक्ष्य लेना है, कब कितने टाइम तक उसको स्टोर करके रखना है, फिर उसकी सैंपलिंग कैसे करनी है कित ठीक है, तो हर चीज़ का क्या होना है, प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि भाई हम इसको साक्ष्य के रूप में तभी स्वीकार करेंगे जब ये जो प्रोटोकॉल है इसका प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के डीएनए के साक्ष्य से संबंधित दिशा निर्देश है जो आपको पते होने चाहिए। डीएनए सैंपल सावधानी पूर्वक संग्रहित किए जाने चाहिए और एफआईआर विवरण और केस विवरण और हस्ताक्षर सहित पैक किए जाने चाहिए। मान लो एक इस तरह से कोई सैंपल लिया गया इस पैकेट में, इस पैकेट में क्या है, डीएनए साक्ष्य है। इस पैकेट में क्या है, डीएनए साक्ष्य है। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एफआईआर नंबर क्या है, केस नंबर क्या है, ठीक है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, जांच अधिकारी सैंपल्स को पुलिस स्टेशन या अस्पताल में ले जाए और फोरेंसिक लैब तक 48 घंटे में पहुंचाए। ठीक है, जो भी व्यक्ति सैंपल ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि विद इन 48 आवर्स वो जो सैंपल है उनको फोरेंसिक लैब तक पहुंचा दिया जाए। तीसरी बात, विलंब होने पर उनको आपको बताना पड़ेगा कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा हुए तो उसके पीछे क्या कारण था कि हम 48 घंटे में सैंपल को फोरेंसिक लैब तक नहीं पहुंचा पाए। दूसरी बात कहता है सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बात, संग्रहित सैंपल्स को ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना खोला, बदला या फिर से सील नहीं किया जा सकता। तो जब तक ट्रायल कोर्ट आपको अनुमति नहीं देता तब तक आप वो जो सैंपल्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, फिर है चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर। एक रजिस्टर होता है, जब भी सैंपलिंग होती है तो उसकी पूरी की पूरी एंट्री की जाती है एक रजिस्टर में, जहाँ पे भी फोरेंसिक लैब होती है वो रजिस्टर वहाँ पर होता है। तो संग्रहण से लेकर के सजा या बरी होने तक बनाए रखा जाना चाहिए। यानी कि किसी भी डीएनए का सैंपल लिया गया, उसकी रजिस्टर में एंट्री हो गई, उसके आगे ये सारे कॉलम्स भी होते हैं कि इस सैंपलिंग में ये परिणाम आया, इसको कोर्ट में रखने पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, किसी व्यक्ति को सजा हुई या कोई व्यक्ति बरी हुआ, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या करनी है, सेव करके रखनी। उद्देश्य क्या है कि भविष्य में कभी फिर से यहाँ से रेफरेंस लिया जा सके। तो ये चीज़ें आपको है। और जो अधिकारी उसमें जो अगर कोई भी गलती करता है तो संबंधित अधिकारी है वो इसके लिए क्या माना जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें आपको कि डीएनए सैंपलिंग क्या होती है, डीएनए को साक्ष्य के तौर पे कब स्वीकार किया जाएगा, कब स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आशा करता हूँ छोटा सा टॉपिक था। लास्टली मैं आपको बताता हूँ कि जो सैंपलिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है। सबसे पहले होता है सैंपल कलेक्शन। ठीक है, यूजिंग इसी का जैसे स्वैब्स का यूज हो गया या बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, जैसे किसी की स्किन का कोई टुकड़ा हो गया या ब्लड का कोई बूंद हो गई या किसी का बाल हो गया, है ना, या किसी की लार से भी स्वैब किया जाता है। आपने अगर देखा होगा तो कोविड के टाइम किस तरह से सैंपलिंग होती थी, है ना, जीभ के ऊपर से जैसे उसको घुमाया जाता है, जो आपने देखा होगा स्वैब होता है,
तो अलग अलग तरीके से सैम्पलिंग हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से डीएनए का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सैम्पलिंग में डीएनए आ जाएगा, वहाँ से फिर एक प्रोसेस होती है जिससे क्या किया जाता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से, कोशिका, क्योंकि आपने जो सैंपल लिया उसमें क्या होगी, एक सेल होगी, इस सेल में से क्या करेंगे आप लोग, डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, अब डीएनए हमारा बाहर निकल गया, फिर होता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। भाई बहुत छोटी मात्रा में होता है। अब क्या करते हैं, उसकी एक तरीके से आप सामान्य भाषा में समझो तो उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, बहुत सारी संख्या में उसको फोटोकॉपी कर लेते हैं। उसको एक आपने नाम सुना होगा, पीसीआर, आरटीपीसीआर तो जरूर सुना ही होगा आपने कोविड के टाइम। तो सेम जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, पीसीआर, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन के माध्यम से जो डीएनए है उसको काफ़ी बड़ी संख्या में तैयार कर लिया जाता है। हो गया, अब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, इस डीएनए का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण होता है वो डीएनए एनालिसिस का होता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इंटरप्रेटिंग ऑफ द डाटा। ये जो एनालिसिस हुआ उसके आधार पे ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है, इसका डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसकी क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट्स करते हैं, और ये रिपोर्ट जो होती है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को सौंपी जाती है। तो इस तरह से डीएनए सैम्पलिंग, आशा करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा। मैं छोटी से छोटी चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसी तरह से हम लोग डेली 10 से 15 मिनट का एक एक छोटा छोटा टॉपिक आपके लिए लाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट निकाल के आप उसको देखिए। ये आपको इंटरव्यू में आपके लिए एक माइंड में ना एक इमेज तैयार कर देगा, ताकि आप वहाँ पे ब्लैंक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।